अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग हमारी सेकेंड ईयर की कंप्यूटर साइंस जिसमें हम डेटाबेस के पोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं उसकी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम इसका लेक्चर नंबर 9 देख रहे हैं। लेक्चर नंबर 9 में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 का हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डेटाबेस मॉडल कि डेटाबेस मॉडल क्या होता है और उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं वो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। डेटाबेस मॉडल पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि मॉडल क्या होता है। मॉडल में आप देखें कि आप इंजीनियर्स को देखते हैं, सबसे पहले वो क्या करते हैं, आइडिया बनाते हैं अपने दिमाग में, क्रिएटिव करते हैं कि हम सोचते हैं कि जो बिल्डिंग बनाने वाले हैं वो क्या है। उसके बाद वो उसका जो खाका होता है उसको एक कागज़ पर उतार लेते हैं, तो वो खाका फिर वो अपने जो मजदूर होते हैं या फर्दर जो बंदे होते हैं उनको देते हैं कि अब इस खाके के मुताबिक आप ये चीज़ों को डिवेल्प कर लो या इस बिल्डिंग को इस तरह से बना दो। अब वो जो खाका होता है वो उनके पास एज अ मॉडल होता है, वो उनका मॉडल होता है और उस मॉडल के बाद वो उसको बनाना शुरू करते हैं, जो उसका एक स्ट्रक्चर रेडी करते हैं। तो ये होता है मॉडल। तो डेटाबेस के अंदर मॉडल क्या होता है वो हम पढ़ लेते हैं। डेटाबेस क्या है, इसकी डेफिनेशन हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। डेटाबेस मॉडल हम देख लेते हैं। अ सेट ऑफ रूल्स, वो कहते हैं कुछ सेट ऑफ रूल्स और स्टैंडर्ड्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि डेटाबेस के अंदर डाटा को आप कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ऐसे रूल्स और स्टैंडर्ड्स जो बताएं कि डेटाबेस के अंदर डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करना है वो हमारे पास डेटाबेस मॉडल कहलाते हैं। डेटाबेस, अब आप सोचेंगे कि डेटाबेस मॉडल के अंदर डाटा को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना। जैसे एक स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर है, नाम है, यूँ कह लें कि हम लोगों को पता है कि डेटाबेस के अंदर हम टेबल बनाते हैं, उन टेबल्स को फिर हम आपस में लिंक करते हैं। तो वो जो टेबल्स हैं हम देखेंगे कि उसमें मेन टेबल कौन सा होगा और उस टेबल के आगे फर्दर कौन से टेबल्स बन सकते हैं जो आपस में कनेक्ट होंगे, या कौन सी एंटिटी है जो किसी दूसरी एंटिटी के साथ कनेक्ट होगी, वो हम डेटाबेस में देखते होते हैं। और डेटाबेस मॉडल में भी हम यही देखेंगे कि किस एंटिटी का कौन सा डाटा है वो किसी दूसरी एंटिटी के साथ जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा, वो हम देखेंगे। चले आए अब हम देखते हैं कि इसकी टाइप्स कितनी हैं। उससे पहले वो कहते हैं इट इज़ आल्सो डिफाइन हाउ द यूजर व्यू द ऑर्गेनाइज। ये सिर्फ यही नहीं बताता कि डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाएगा, ये भी बताएगा कि डाटाबेस के अंदर से डाटा जो ऑर्गेनाइज किया हुआ है उसका व्यू वो दिखेगा यूज़र को कैसा, वो भी डाटाबेस मॉडल बताता है। उसके बाद आता है कि हम लोग देखते हैं इसकी टाइप्स कितनी हैं। तो बेसिकली डाटाबेस की 3 टाइप होती हैं। सबसे पहले आती है हायरार्किकल मॉडल, फिर हमारे पास आती है नेटवर्क मॉडल, उसके बाद हमारे पास आता है रिलेशनल मॉडल। ये तीनों मॉडल हैं। आज के लेक्चर में हम इन्हीं तीनों मॉडल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हायरार्किकल मॉडल है। हायरार्किकल मॉडल को हम डिटेल में पढ़ने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं हायरार्किकल मॉडल मतलब बनता कैसे। आप नॉर्मली कह सकते हो कि हायरार्किकल मॉडल जो होता है वो एक ट्री की तरह होता है, जो मतलब उसकी शाखें बहुत सारी बन जाती हैं। इसी तरह ये एक छोटी सी एग्जांपल है इस किस्म की शक्ल से। आप क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में, छोटी क्लासेस में ऐसी चीज़ों को पढ़ चुके हैं, तो हायरार्किकल के अंदर आपको एक हायरार्की दिखा देते हैं जो कि एनिमल्स की है, जिसमें 2 एनिमल्स लिए गए हैं, एक उसमें फ़िश और दूसरी उसमें मैमल्स आ रहे हैं। फ़िश में आगे वो कह रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पे आता है एनिमल। एनिमल यहाँ पर पेरेंट है किसका, फ़िश का और मैमल का। उसके बाद हमारे पास जो फ़िश है फिर वो पेरेंट है किसका, मारीन और फ्रेश वाटर फिश का। इन 2 का जो ये दोनों चाइल्ड हैं फ़िश के। इसी तरह मारीन जो है उसकी हेलिफिट एक टाइप है जिसको वो हम इसका चाइल्ड कह सकते हैं। फ्रेश वाटर क्या है, रेम्बो ट्रोट, तो ये भी एक किस्म की फ़िश ही है फ्रेश वाटर की। तो अब ये क्या है, ये टाइप हैं इसकी फिशेस की। इसी तरह से मैमल्स में वो डॉग्स और कैट डाला गया है, तो डॉग्स और कैट की भी फर्दर आगे टाइप्स हो सकती हैं। डॉग्स किस टाइप्स के हैं, कैट किस टाइप्स के हैं। तो ये फर्दर हायरार्की जो है एक सीक्वेंस से चलती आ रही है, मतलब एक चीज़ से अगली चीज़, अगली चीज़ से अगली चीज़ निकलती आती है। तो ये एक ट्री की तरह होती है, लेकिन इसकी रूट जो होती है वो टॉप मोस्ट होती है। अब इस एग्जाम्पल से आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि हायरार्किकल मॉडल की शक्ल हम किस तरह से बनाते हैं। चले आए अब हम पढ़ लेते हैं। हायरार्किकल मॉडल देख लेते हैं। हायरार्किकल मॉडल जो होता है डेटाबेस के अंदर ये किसी भी रिकॉर्ड को अरेंज करता है
हायरार्की फॉर्म में, जो कि एक ऑर्गेनाइज चार्ट की फॉर्म में होती है। जैसे ये आपको एक डायग्राम शो हो रही है जिसमें एंटिटी 1, एंटिटी 2, एंटिटी 3, एंटिटी 4, एंटिटी 5, ये तमाम चीज़ें आपके पास क्या है, एक रिकॉर्ड्स हैं। एंटिटी 1 अलग से रिकॉर्ड है, एंटिटी 2, एंटिटी 3, 4, 5, इसी तरह से ये सारे रिकॉर्ड हैं जो एक हायरार्किकल फॉर्म में आपके पास प्रेजेंट किए गए हैं। उसके अलावा हम कहते हैं हर रिकॉर्ड जो होता है हायरार्की मॉडल में वो नोड और सेगमेंट कहलाता है, या किसी भी मॉडल में नोड और सेगमेंट कहलाता है। जहाँ पर आपको ये स्माइली फेस नज़र आ रहे हैं वो आपके पास नोड्स हैं, यानी कि एंटिटी 1 भी नोड है, एंटिटी 2 भी, एंटिटी 3 भी, एंटिटी 4 और एंटिटी 5 भी, ये सब के सब यहाँ पर आपके पास नोड्स हैं। इसके अलावा नोड रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एंटिटी, और हर नोड एक ख़ास किस्म की एंटिटी रखता है। जैसे अभी आपको बताया है नोड 1 में एंटिटी 1 एक रिकॉर्ड पड़ा है, नोड 2 जो है उसमें एंटिटी 2 है, नोड 3 में एंटिटी 3 है, नोड 4 में एंटिटी 4 है, नोड 5 में एंटिटी 5 है। इसी तरह से हर नोड के अंदर एक ख़ास किस्म की एंटिटी का रिकॉर्ड होता है। और इसके ऊपर सबसे ऊपर जो होता है द टॉप मोस्ट नोड इज कॉल्ड द रूट, जो सबसे ऊपर वाला नोड होता है उसको आप रूट कहते हो, यानी कि जड़ कहते हो। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ हायरार्की का जो काम है वो बिल्कुल वैसे है जैसे एक ट्री का होता है, लेकिन क्या है, ट्री की जो रूट होती है वो ज़मीन के अंदर होती है और शाखें ऊपर जा रही होती हैं। तो इसका क्या है, जो रूट होता है वो सबसे टॉप पर होता है और उसकी जितनी भी सब ब्रांचेज आती हैं वो नीचे होती हैं। हायरार्किकल मॉडल को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। हम कहते हैं ईच नोड इज अ सब ओरिएंटेड ऑफ द नोड दैट इज यूज्ड टू द नेक्स्ट हायर नोड। वो कहते हैं हर नोड जो होता है वो अगले नोड का हायर नोड होता है। इसके अलावा अ हायर लेवल नोड इज कॉल्ड अ पेरेंट एंड लोअर लेवल नोड इज कॉल्ड अ चाइल्ड। जो हायर लेवल का मतलब जो सबसे ऊपर नोड होता है वो पेरेंट, और उसके नीचे वाले जो नोड होते हैं वो चाइल्ड नोड कहलाते हैं। अब पेरेंट नोड है मतलब रूल है हायरार्किकल मॉडल का रूल क्या है कि ऊपर वाले जो नोड होंगे वो पेरेंट और नीचे वाले नोड चाइल्ड कहलाएंगे। जो पेरेंट नोड होगा उसमें यह है कि उसके 2 या 2 से ज़्यादा चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन चाइल्ड जो होगा उसका एक ही पेरेंट होगा। अ चाइल्ड नोड कैन हैव ओनली 1 पेरेंट नोड। अब ये वही बात आ गई कि पेरेंट के एक से ज़्यादा चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन चाइल्ड जो है उसका एक ही पेरेंट होगा। दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज ऑफ्टन कॉल्ड द इन्वेंटरी ट्री। इसको आप क्या कह सकते हो, इस किस्म की स्ट्रक्चर को आप यहाँ पर इन्वेंटरी ट्री भी कह सकते हो। आपको अभी डायग्राम दिखा देते हैं, अभी प्रीवियस में हमने डिस्कस किया है, तो अभी हमने जितनी बातें पढ़ी हैं वो हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर एंटिटी जो है वो हायर नोड है, लेकिन एंटिटी 2 जो है वो नेक्स्ट हायर नोड है। किसका, एंटिटी 4 और एंटिटी 5 का। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं तो टॉप मोस्ट यानी कि एंटिटी 1 जो है वो पेरेंट है किसका, एंटिटी 2 और एंटिटी 3 का, यानी कि एंटिटी 1 पेरेंट, एंटिटी 2 और एंटिटी 3 जो क्या थे, चाइल्ड थे। और इसी के साथ अगर गौर करें तो बाद में एंटिटी 2 जो था वो पेरेंट बना एंटिटी 4 और एंटिटी 5 का। अगर इसको अब हमने आगे पढ़ा है कि चाइल्ड एक से ज़्यादा हो सकते हैं पेरेंट के, तो एंटिटी 1 पेरेंट था तो एंटिटी 2 और एंटिटी 3 इसके चाइल्ड नोड थे, तो एक पेरेंट उसके 2 चाइल्ड थे। इसी तरह से नेक्स्ट लेवल पर आते ही एंटिटी 2 जो था वो पेरेंट बन गया तो एक ही पेरेंट हुआ, और एंटिटी 4 और एंटिटी 5 2 चाइल्ड हुए। तो इसका मतलब ये है कि जो चाइल्ड्स हैं उनका एक ही पेरेंट रहेगा, यानी कि एंटिटी 4 और एंटिटी 5 का पेरेंट एंटिटी 2 ही रहेगा। इसी तरह एंटिटी 2 और एंटिटी 3 का जो पेरेंट है वो एंटिटी 1 ही रहेगी। इससे आप एक इन्वेंटरी ट्री ये बन जाता है। और साथ में इसके ना हायरार्किकल मॉडल के आपकी बुक में डिसएडवांटेज नहीं दिए गए, लेकिन हायरार्किकल मॉडल के कुछ डिसएडवांटेज है। ये बड़ा कम्प्लेक्स किस्म का मॉडल बन जाता है, इसमें चीज़ों को इंसर्ट करना और डिलीट करना मुश्किल हो जाता है। जैसे इसमें बनाते वक्त डाटाबेस कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ गई है तो इसके डाटा में जाकर उस चीज़ को डिलीट करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जैसे मैंने एंटिटी 2 को डिलीट करना है तो एंटिटी 2 के नीचे उसके चाइल्ड भी तो थे, एंटिटी 4 भी है, एंटिटी 5 भी है, तो कैसे डिलीट करूँ। तो ये क्या था, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है हायरार्किकल मॉडल में। एक ये रीज़न, दूसरी ये कि ये अभी छोटा सा मॉडल था, हम लोगों को इसकी समझ आ गई। अगर ये मॉडल कॉम्प्लेक्स हो गया तो हमें इसे समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, अंडरस्टैंड करना इसके लिए मुश्किल हो जाता है।
तो इसीलिए हायरार्किकल मॉडल जो था उसको इम्प्रूव करके एक और मॉडल बनाया गया जो था नेटवर्क मॉडल। अब नेटवर्क मॉडल को हम देख लेते हैं। ये आपके पास एक नेटवर्क मॉडल शो हो रहा है। अब नेटवर्क मॉडल को हम पढ़ लेते हैं, बाद में इस डायग्राम को हम डिस्कस भी करते हैं। नेटवर्क मॉडल इज़ अ सिमिलर टू द हायरार्किकल मॉडल। ये बिल्कुल वैसा ही है या सिमिलर है, मिलता जुलता है हायरार्किकल मॉडल से। डिफरेंस इज दैट नोड कैन हैव मोर देन वन पेरेंट। डिफरेंस उनमें क्या है वैसा ही, बना ये भी नोड्स के साथ ही कनेक्शन रहा है, लेकिन डिफरेंस इनमें क्या आ गया है कि इसमें जो नोड हैं मोर देन वन पेरेंट नोड, यानी कि एक एंटिटी या एक नोड का एक से ज़्यादा पेरेंट हो जाते हैं। लेकिन हायरार्किकल मॉडल में क्या कहा गया था कि एक पेरेंट का एक पेरेंट होगा, उससे ज़्यादा मतलब एक या एक से ज़्यादा चाइल्ड हो सकते हैं। तो नेटवर्क मॉडल में वो क्या कह रहे हैं कि एक पेरेंट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, चाइल्ड के एक से ज़्यादा पेरेंट हो सकते हैं। तो इस डायग्राम में हम देख लेते हैं हमें यहाँ पर कौन कौन से पेरेंट मिल रहे हैं। तो एंटिटी 4 जो है यहाँ पर हमारे पास चाइल्ड है, किसका? एंटिटी 1 और एंटिटी 2 का। इसी तरह से एंटिटी 4 अगर पेरेंट है तो उसके 2 चाइल्ड होंगे, एक एंटिटी 5 और एक एंटिटी 6। तो एंटिटी 2 जो है उसका भी एक और चाइल्ड है एंटिटी 6। इस तरह से आप कह सकते हो कि एक एंटिटी या एक नोड के एक से ज़्यादा पेरेंट हो सकते हैं। एंटिटी 5 ही देख लें, एंटिटी 5 का जो पेरेंट है वो एंटिटी 4 भी है और एंटिटी 3 भी है। ये दोनों यहाँ पर इसके पेरेंट हैं एंटिटी 5 के। द चाइल्ड नोड आर रिप्रेजेंटेड बाय एरो, और एरो की मदद से यहाँ पर आपको जो हम शो करवा रहे हैं वो नेटवर्क मॉडल में चाइल्ड को शो करवा रहे हैं। इट रिकवर मोर कम्प्लेक्स डायग्राम। इसकी जो डायग्राम होती है वो बहुत ज़्यादा पेचीदा होती है। रिप्रेजेंट अ डाटाबेस, एक डाटाबेस को रिप्रेजेंट करता हुआ। समटाइम इसमें भी थोड़ी उलझन आ जाती है ये समझने में कि कौन सा पेरेंट किसका है। तो इट इज़ प्रोवाइड मोर फ्लेक्सिबिलिटी देन हायरार्की। लेकिन इसमें एडवांटेज क्या है, इसको अगर थोड़ा सी कम्प्लेक्स डायग्राम है समझने में प्रॉब्लम है, लेकिन ये हायरार्किकल मॉडल की निस्बत बहुत फ्लेक्सिबल है। इसमें कुछ रिमूव करना इजी हो जाता है, जबकि हायरार्किकल मॉडल में ऐसा करना कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो यहाँ पर आप कुछ फ्लेक्सिबल है, आप कुछ ऐड करना चाहें या निकालना चाहें या डिलीट करना चाहें तो वो आसान होता है, चेंजिंग करना इसमें ईजी होता है। रिलेशनल मॉडल, रिलेशनल मॉडल जो है इसमें हम रिलेशन का जो वर्ड है वो यूज़ कर रहे हैं टेबल के लिए। तो यहाँ पर एंटिटीज़ की जो इन्फॉर्मेशन होंगी वो टेबल में महफूज होंगी और वो टेबल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे। जैसे कि हमने कुछ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में और डाटाबेस को जब शुरू किया था तो एक एग्जांपल दी थी लाइब्रेरी वाली और स्टूडेंट के टेबल की या स्टूडेंट की फ़ाइल की और लाइब्रेरी फ़ाइल की हमने एक एग्जांपल दी थी। तो रिलेशनल में डाटाबेस क्योंकि मॉडल सबसे ज़्यादा रिलेशनल मॉडल को यूज़ करता है तो वो क्या करता है, स्टूडेंट फाइल को और लाइब्रेरी फाइल को आपस में जोड़ देता है। जैसे ही स्टूडेंट का एड्रेस जो होगा वो स्टूडेंट की फाइल से चेंज होता है तो वो ऑटोमेटिक लाइब्रेरी फाइल से भी चेंज हो जाएगा। तो वो काम हम करते हैं हमारे रिलेशनल मॉडल की मदद से। रिलेशनल मॉडल इज द मोस्ट कॉमन यूज डाटाबेस मॉडल। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कॉमन मॉडल होता है। इसके अलावा ये फ्लेक्सिबल होता है हायरार्किकल मॉडल की निस्बत, मतलब कुछ भी इंसर्ट और डिलीट करना आसान होता है। द रिलेशनल मॉडल कंसिस्ट ऑफ सिंपल रिलेशन। ये एक सादा रिलेशन पे मुश्तमिल होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया लाइब्रेरी का और स्टूडेंट फाइल का, दोनों के पास सेम स्टूडेंट के डाटा होते हैं, इसीलिए उन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है ताकि बाद में अगर स्टूडेंट में से कुछ चेंजिंग करनी है तो लाइब्रेरी फाइल में ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। रिलेशन को यहाँ पर हम टेबल के मायनों में यूज़ कर रहे हैं। रिलेशन जो है वो ख़ास किस्म की एंटिटी पर मुश्तमिल होता है, या यूँ कह लें रिलेशन के अंदर एक ख़ास किस्म की एंटिटी की इंफॉर्मेशन सेव पड़ी होती है। इट इज़ यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एंटिटी, अभी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा रिलेशनशिप जो होता है वो डाटा, उसमें एंटिटी का डाटा पड़ा होता है, मतलब एंटिटी का जो डाटा होता है उनका आपस में लिंक होता है। जैसे स्टूडेंट की फ़ाइल जो थी उसमें भी नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर मौजूद था, लाइब्रेरी फाइल में भी यही डिटेल मौजूद थी, इसीलिए इनका डाटा मिलता था, इनका आपस में हमने रिलेशन बना दिया। तो अब इनमें से जिस फाइल में भी चेंजिंग करेंगे दूसरी में ऑटोमेटिक होगी। अब ये आपको एक
डायग्राम नज़र आ रही है जो आपकी बुक से ली गई है, इसमें हमारे पास एंटिटी 1 से लेके एंटिटी 6 तक 6 एंटिटीज़ मौजूद हैं। और इन एंटिटीज़ में आप जैसे एंटिटी 4 मेरे पास यहाँ पर स्टूडेंट फाइल्स और एंटिटी 2 मेरे पास यहाँ पर लाइब्रेरी फाइल्स है। एंटिटी 4 में मैंने एड्रेस चेंज किया तो वो ऑटोमेटिक एंटिटी 2 में यानी कि लाइब्रेरी फाइल्स में जाकर तब्दील हो गया। तो ये एक सिंपल सी इसकी एग्जांपल दी है ताकि आप शुरू से इसे पढ़ रहे हैं आपको ये रिमेंबर रहे। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हम पढ़ेंगे, वो है हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इसके साथ ही हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।